आज अगर आ रहा होगा तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? क्लास चालू हो गया करके, गर्ल्स और बॉयज दोनों। रोशनी ग्रुप में मैसेज कर देना, गर्ल्स। रोशनी है और कौन ग्रुप में? चलिए, सभी को जय जोहार, सभी को नमस्कार। और चलिए, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के अंतर्गत अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? उद्योग। सभी को नमस्ते, सभी को जय जोहार, ठीक है? और उद्योग टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने कल क्या देखा था? तो कल अपन लोगों ने देखा था क्या? उद्योग होता क्या है, औद्योगिकरण और उसका प्रकार। प्रकार में हमने सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का स्थापना के आधार पर उसका प्रकार देखा। दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा था क्या? निजी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में कुटीर उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्या होता है, इसके बारे में समझा। इनको लेकर गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया था, एमएसएमई एक्ट, है ना, उसको हमने देखा। 2006 में जो लाया गया था और उसमें जो चेंजेस किया गया कंपनी एक्ट के तहत, उसको हम लोगों ने देखा। यहां तक हम लोगों ने देखा था। तो हमारा जो टॉपिक था उस टॉपिक के हिसाब से देखें तो हम लोगों ने प्रकार देख लिया था। और प्रकार के बाद अपने को देखना क्या था? औद्योगिक नीतियां। क्या देखा था? औद्योग नीतियां की बात करना है, ठीक है? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज इसकी बात करेंगे हम लोग, औद्योगिक नीति की। औद्योगिक नीति के अंतर्गत भारत में जो औद्योगिक नीतियां आई है, तो यहां मैं लिखता हूं इसको। चलिए देखिए, वॉइस आ रहा है ना? सही, सब कुछ क्लियर है? यस सर, आ रहा है। सुनाई नहीं देगा हमको, ठीक है? आप लोग के लिए बोलने वाला ऑप्शन बन रहता है, समझिएगा, भले इस वक्त। चलिए ठीक। तो औद्योगिक नीतियां, इसके तहत हम लोग क्या क्या देखेंगे? तो हम लोग देखेंगे 1948 की औद्योगिक नीति, 1956 की औद्योगिक नीति, 1956 के बाद 1973 की औद्योगिक नीति, 1977 की औद्योगिक नीति, और 1980 की औद्योगिक नीति, और 1991 की नई आर्थिक नीति, जिसको के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2011 का राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, है ना? तो इतना जो औद्योगिक पॉलिसी है गवर्नमेंट समय समय पर बनाई है, और इसमें इतना को अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप ईयर याद रख लो, किस किस ईयर में कौन कौन सी पॉलिसी आई है, उसकी बात करेंगे फिर। तो सबसे पहले प्रथम औद्योगिक नीति भारत की आई 1948 में। 48 के बाद जो औद्योगिक नीति आई, उसके बाद आया 1956 में सबसे इंपॉर्टेंट औद्योगिक नीति उस समय का तत्कालिक भारत का। 1956 के बाद ये 1973 और 77 और 80 वाला, ये तो छोटा छोटा कुछ प्रावधान था, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध दो फैक्ट है इसमें। ये औद्योगिक जो नीति था 1956 वाला, इसके बाद डायरेक्ट जो नई आर्थिक नीति आई वो थी हमारी क्या? 1991 की औद्योगिक नीति, ठीक है? और 1991 की जो औद्योगिक नीति आई, मतलब ये बोल सकते हो कि 1956 जो आया ना, इसी के आधार पर 1991 तक क्या हो रहा था? रन कर रहा था भारत का जो औद्योगिक तंत्र था, औद्योगिक क्षेत्र। और उसके बाद 1991 के बाद एक नई नीति लेकर आई गई, और उस नई नीति के तहत जो भी प्रावधान किए गए,
उन प्रावधानों के तहत ही अब तक हमारा देश उसी औद्योगिक नीति के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये दो मेजर हैं, 1956 वाला और 1991 वाला। चलिए, तो हम लोग बात करना चालू होंगी, एक एक औद्योगिक नीति की बात करना चालू करेंगे। सबसे पहले आता है 1948 की औद्योगिक नीति। 1948 की औद्योगिक नीति, इसकी बात करते हैं हम लोग। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है रहने के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ाना हमारा काम है ना, औद्योगिक नीति पढ़ रहे हैं तो। चलिए, 1948 की औद्योगिक नीति की बात करें तो याद रखिएगा, अब इसमें मैं पॉइंट वाइज इसको बताऊंगा। यह भारत की प्रथम औद्योगिक नीति थी, स्वतंत्र भारत की ना, प्रथम औद्योगिक नीति थी स्वतंत्र भारत की। किसकी? स्वतंत्र की पहली औद्योगिक नीति थी जिसको तत्कालिक उद्योग मंत्री, तत्कालिक जो उद्योग मंत्री थे, इसको भी याद रखिएगा, ये पॉइंट पूछता है। उद्योग मंत्री उस समय जो थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो याद रखिएगा, ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, इनके द्वारा इस औद्योगिक नीति को प्रस्तुत किया गया था। इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है इससे कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति थी जिसको क्या किया गया था, तत्कालिक उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इस औद्योगिक नीति के तहत, इसके तहत क्या किया गया, तो इसके तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए, सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए, स्वीकार करते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। बता चुका हूं मैं मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, चुके हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें क्या किया गया, इस नीति में बोला क्या गया कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया हमारे देश के संदर्भ में, और दोनों के सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए क्या किया गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत के संदर्भ में अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था बता चुका हूं, जहां गवर्नमेंट और मार्केट दोनों उत्पादन की प्रक्रिया में क्या लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों उत्पादन करते हैं, उसी को क्या बोल दिया जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये औद्योगिक नीति के बारे में प्रथम पॉइंट की भारत की प्रथम औद्योगिक नीति थी, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति थी। तत्कालिक उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इसको क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। दूसरी बात क्या बोल रहा हूं, इस औद्योगिक नीति के तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, और इसी के तहत उद्योगों को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया। उद्योगों को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया। कितने श्रेणी में विभाजित किया गया, 4 श्रेणी में विभाजित किया गया। तो क्या बोला, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय क्या थे, उद्योग मंत्री थे, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, और साथ ही उद्योगों को 4 श्रेणियों में क्या किया गया, विभाजित किया गया। अब ये जो 4 श्रेणी थे उद्योगों के, ये क्या था, ये जो 4 श्रेणियां थी, इसमें क्या किया गया, तो प्रथम श्रेणी
इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के विषय, जैसे कि याद रखना, राष्ट्रीय महत्व के विषय, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के विषय, राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे तो जैसे में क्या क्या लिखेंगे? रक्षा, रेल, डाक, हथियार, रक्षा, रेल, डाक, हथियार, संचार और औद्योगिक रासायनिक विस्फोट, खतरनाक रासायनिक विस्फोट। तो क्या क्या बोल रहा हूं मैं? ये चार जो थे, खतरनाक रासायनिक विस्फोट, रासायनिक विस्फोट मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिखिएगा पूरा विस्फोट। तो मैं क्या बोल रहा हूं? प्रथम श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे रक्षा, रेल, डाक, हथियार, संचार और खतरनाक रासायनिक विस्फोट, इन विषयों को रखा गया। इसके अंतर्गत के जो उद्योग हैं इनको रखा गया, इन 6 विषयों को, और बोला गया कि इस उद्योग पर इसकी स्थापना, संचालन और नियंत्रण केवल सरकार का होगा। संचालन एवं नियंत्रण केवल किसका होगा? सरकार का होगा। तो याद रखिएगा, ये जो उद्योग थे इसके बारे में क्या बोला गया? प्रथम श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के 6 उद्योग को रखा गया। मैं वहां पर लिखा भी हुई है राष्ट्रीय महत्व के कौन कौन से उद्योग थे। तो क्या क्या? रक्षा, रेल, डाक, हथियार, संचार एवं खतरनाक रासायनिक विस्फोट। इनको और बोला क्या गया इनके विषय में कि इनकी स्थापना, इनकी नियंत्रण और इनका संचालन केवल और केवल सरकार करेगी, मतलब निजी क्षेत्र इस पे नहीं आ सकते। बात क्लियर हुआ? ठीक। द्वितीय श्रेणी, तो इस द्वितीय श्रेणी में बोला गया कि इसमें 6 आधारभूत उद्योग, 6 आधारभूत उद्योग। तो 6 आधारभूत उद्योग कौन कौन से थे इसको भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। कोयला, लौह इस्पात, साथ में क्या बोला जा रहा है? कोयला, लौह इस्पात, जलयान निर्माण, वायुयान निर्माण, साथ में बोला गया इसमें खाद्य प्रसंस्करण। तो क्या क्या? कोयला, लौह इस्पात, जलयान, वायुयान, और साथ में क्या बोला गया? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। और साथ में आपका बोला गया एक और, कोयला, लौह इस्पात, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और खनिज तेल। इनको बोला गया कि इनकी भी स्थापना, याद रखिएगा, इनकी स्थापना प्लस इस पर नियंत्रण सरकार का होगा। किसका होगा? सरकार का। देखना, बात समझना ना यहाँ पर। मैं क्या बोला? इसकी स्थापना और इस पर नियंत्रण सरकार का होगा। यदि निजी क्षेत्र चाहे तो इस पे आ सकते हैं। यदि निजी क्षेत्र चाहे तो इसमें आ सकते हैं बोला, आ सकते हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में इसका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। इट मीन्स, बोला क्या गया कि भाई इसकी स्थापना भी केंद्र सरकार ही करेगी, है ना? क्या बोला गया? स्थापना और नियंत्रण केंद्र सरकार करेगी। निजी क्षेत्र चाहे तो इसमें आ सकते हैं, वो लगा सकते हैं, लेकिन जरूरत जब पड़ेगा तब हम भविष्य में इसका क्या कर देंगे? राष्ट्रीयकरण कर देंगे। मतलब सरकार उसको क्या कर लेगी? टेक ओवर कर लेगी, अपने पास ले लेगी, खरीद लेगी उसको।
तो क्या बोला गया, स्थापना और नियंत्रण सरकार करेगी। यदि निजी क्षेत्र चाहे तो इसमें आ सकते हैं, परंतु भविष्य में इसका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। तो राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है, याद रखिएगा, राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। तो 4 श्रेणी में डिवाइड किया गया था। प्रथम श्रेणी में बोला गया कि केवल और केवल कौन करेगा, सरकार करेगी, स्थापना नियंत्रण सब कुछ सरकार करेगी, यहाँ पर निजी क्षेत्र का कोई रोल ही नहीं है। सेकंड में क्या बोला गया, सेकंड में बोला गया स्थापना और नियंत्रण सरकार का ही रहेगा, चाहेगी तो निजी क्षेत्र आ सकते हैं इस क्षेत्र में, लेकिन भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इसका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। और राष्ट्रीयकरण मतलब क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि भाई यदि राष्ट्रीयकरण हो रहा है तो वो जो उद्योग होगा वो किसका हो जाएगा, गवर्नमेंट का हो जाएगा। बात समझ में आया, तो याद रखिएगा ये दोनों चीजें आपको क्लियर हुई, ये दोनों चीज क्लियर हुआ। चल अब थर्ड श्रेणी को समझना। थर्ड श्रेणी में क्या बोला जा रहा है, थर्ड श्रेणी में क्या बोला गया, इसमें सिंपल सा बात है, इसमें कुछ नहीं है, जूता चप्पल कपड़ा, जूता चप्पल कपड़ा चीनी जैसे 18 उद्योगों को रखा गया, 18 उद्योगों को इसमें रखा गया और बोला गया कि निजी क्षेत्र लाइसेंस प्राप्त करके लाइसेंस लेकर इसकी स्थापना कर सकते हैं। सरकार से लाइसेंस प्राप्त कर या लाइसेंस लेकर इसकी स्थापना कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा हौच पौच हो जा रहा है, इसको मैं दूसरी जगह यहाँ नहीं लिखते, हटाओ। तो यहाँ बात क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर जो आपको बताया कि क्या जलयान, वायुयान निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और खनिज तेल, तो इनकी स्थापना और नियंत्रण कौन करेगा, सरकार ही करेगी। निजी क्षेत्र चाहे तो आ सकते हैं, परंतु भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इसका क्या किया जा सकता है, राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। थर्ड कैटेगरी में जो रखा गया, चतुर्थ श्रेणी में, इसमें क्या किया गया, जूता चप्पल मतलब इसमें ना 18 उद्योग को रखा गया था, ठीक है, 18 उद्योगों की श्रेणी थी, 18 का लिस्ट था, जिसमें क्या क्या था, जूता चप्पल, मिट कहा है, जूता चप्पल कपड़ा चीनी, इसके जैसे 18 उद्योग को रखा गया और बोला गया कि सरकार से लाइसेंस प्राप्त कर निजी क्षेत्र इसकी स्थापना कर सकते हैं। मतलब इसका बोला गया कि इसका ये जो लिस्ट है थर्ड कैटेगरी का, इसका संचालन निजी क्षेत्र कर सकते हैं, अदर का नहीं। समझ में आ रहा है, इसमें पूर्णतः निजी क्षेत्र को दिया गया कि आप सरकार से लाइसेंस लो और लाइसेंस प्राप्त करके आप क्या करो, इसका संचालन करो। और अन्य जो बच गया उद्योग, चतुर्थ श्रेणी, तो फोर्थ कैटेगरी में किसको रखा गया, फोर्थ कैटेगरी में रखा गया अन्य सभी उद्योगों को, अन्य सभी उद्योगों को इस श्रेणी में रखा गया, उद्योगों को इस श्रेणी में रखा गया और कहा गया कि क्या, इस श्रेणी में रखा गया और निजी क्षेत्र को इसमें अनुमति दी गई और निजी क्षेत्र को इसमें क्या किया गया, अधिकार प्रदान किया गया कि ठीक है भाई आप इसको भी क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। निजी क्षेत्र को अनुमति प्रदान की गई। तो प्रथम और द्वितीय में अगर देखा जाए तो प्रथम और द्वितीय की बात किया जाए तो यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, प्रथम को पूर्णतः अपने कंट्रोल में रखी है, सेकंड को क्या कर रही है, इसमें भी कंट्रोल है ना। बोली है कि यदि आपकी मर्जी हो तो आ जाओ, भविष्य में हम इसका राष्ट्रीयकरण कर देंगे, उस समय मत बोलना करके, जब भी जरूरत पड़ेगा। तो प्रथम और सेकंड कैटेगरी पर सरकार का पूर्णतः नियंत्रण था। लेकिन थर्ड और फोर्थ में क्या बोला गया, लाइसेंस प्राप्त करके ये जो 18 उद्योग को 18 विषय है
और अन्य जो बच गए हैं उसकी भी आप क्या कर सकते हो, स्थापना और संचालन का चतुर्थ श्रेणी का। तो ये जो औद्योगिक नीति थी जिससे बोला गया कि क्या, कि औद्योगिक नीति के तहत मैं क्या बोला, 4 श्रेणी में बांटा गया उद्योगों को, और ये 4 श्रेणी में डिवीजन करके बोल दिया गया कि ये जो भाई प्रथम श्रेणी है इस पर नियंत्रण, स्थापना, संचालन सब कुछ सरकार करेगी। सेकंड कैटेगरी है 6 आधारभूत उद्योगों को रखा गया और बोला गया कि क्या, इसका स्थापना और नियंत्रण सरकार ही करेगी, यदि निजी क्षेत्र चाहे तो आ सकते हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर इसका निजीकरण किया जा सकता, राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है, निजीकरण नहीं ना, निजीकरण अलग बात होता है। और उसके बाद क्या बोला गया, थर्ड श्रेणी में रखा गया जूता, चप्पल, कपड़ा, चीनी जैसे 18 उद्योगों को लिस्ट को रखा गया और बोला कि लाइसेंस प्राप्त करके सरकार से आप क्या कर सकते हो, इस क्षेत्र पर उद्योग लगा सकते हो। और फोर्थ कैटेगरी में बाकी सभी बचे हुए उद्योग को रख दिया गया और बोला गया कि भाई आप इस पर अपनी स्थापना करो, संचालन करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो प्रथम औद्योगिक नीति थी इसके तहत ये काम किया गया। मैं फिर से बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट इसमें किसने प्रस्तुत किया था ये इंपॉर्टेंट है ना, और कितने वर्गों में बांटा था इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी ये 4 श्रेणी थी, इसमें क्या क्या है ये सब इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो आपका आता है ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, 1956 की औद्योगिक नीति। 1956 की औद्योगिक नीति ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखो 1956 की औद्योगिक नीति, तो इसकी एक खास बात याद रखिएगा, यह औद्योगिक नीति, अब इसकी हम बात कर रहे हैं क्या है, पिछला तो आप लोग समझ गए, उसमें और कुछ बोलना है क्या? किसी को कोई ऐसा थोड़ी लग रहा है कि सर वो फास्ट हो गया करके? मेरे ख्याल से 2-3 बार उसको रिपीट किया, आप अपने तरफ से लिख भी चुके होंगे कुछ, अगर पॉइंट्स लिखना चाह रहे होंगे तो, है ना। चलिए ठीक, तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, 1956 की औद्योगिक नीति। चलिए ठीक, ओके ओके ओके, याद रखिएगा यह औद्योगिक नीति, यह भारत की एक प्रमुख औद्योगिक नीति थी, एक प्रमुख औद्योगिक नीति थी जिसका प्रभाव इसमें ना सबसे दिक्कत नहीं मिटाने वाला होता है, कुछ गलत हो गया तो फिर से आप इधर सेलेक्ट करो उधर मिटता है, बड़ा इरिटेट हो जाते हैं इससे हम लोग। तो भारत की एक प्रमुख औद्योगिक नीति जिसका प्रभाव 1991 तक बना रहा, याद रखिएगा, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूं, भारत की एक प्रमुख औद्योगिक नीति जिसका प्रभाव 1991 तक बना रहा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा हूं, इस औद्योगिक नीति को याद रखिएगा नेहरू महलनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस औद्योगिक नीति को नेहरू महलनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है, मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा भाई, किसको जाना जाता है, नेहरू महलनोबिस मॉडल के नाम से, किस औद्योगिक नीति को, तो 1956 की औद्योगिक नीति को, ठीक। इसके बाद भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हुए, भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, ठीक। सेम पॉइंट की इसमें भी अपनाया गया था, इसे भी अपनाया, परंतु यह औद्योगिक नीति याद रखिएगा यह औद्योगिक नीति समाजवादी रुझानों वाला था,
अब समाजवादी रुझानों वाला मीन्स क्या? समाजवादी अगर आपको याद होगा तो अर्थव्यवस्था के प्रकार में मैं बताया हूं। समाजवादी रुझानों वाला था। तो ये इस नीति से संबंधित कुछ फैक्ट है, आपको इसको याद रखना है। क्या क्या मैं बोला? भारत की एक प्रमुख औद्योगिक नीति थी, ठीक है, जिसका प्रभाव 1991 तक बना रहा। मतलब इसी के अकॉर्डिंग लमसम हमारा क्या चल रहा था? औद्योगिक नीति कार्य कर रहा था, ठीक। उसके बाद मैं क्या बोला? इस औद्योगिक नीति को नेहरू महलनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। मस्ट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है। इसको नेहरू महलनोबिस मॉडल के नाम से, इसको राव मनमोहन मॉडल के नाम से। ये 1991 वाले को राव मनमोहन मॉडल कहा जाता है, इसको नेहरू महलनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और साथ में यह जो औद्योगिक नीति थी ये समाजवादी रुझानों वाली थी। मतलब एक तरफ से समाजवादी रुझानों वाला था। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में सरकार के नियंत्रण को या सरकार के प्रभाव को बढ़ाया गया। इस नीति के तहत क्या किया गया? सरकार के प्रावधान क्या थे और ये कुछ इसकी सामान्य बातें या ये कॉमन फैक्ट है। सामान्य बातें, तो सामान्य बातें में 4 पॉइंट आप याद रखिएगा। प्रमुख औद्योगिक नीति नेहरू महलनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। समाजवादी रुझानों वाला था यह औद्योगिक नीति। अब हम बात करते हैं इसके प्रावधान की, ठीक है जी। मैं बोल रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, इसकी जो प्रावधान थी, इस प्रावधान में बोला क्या गया? तो प्रावधान में उद्योगों की 3 श्रेणियां निर्धारित की गई। 3 श्रेणियां निर्धारित की गई, ठीक है। तो 3 श्रेणियां में प्रथम, द्वितीय और तृतीय। याद रखिएगा, प्रथम श्रेणी में 17 उद्योगों को रखा गया। 17 उद्योगों को रखा गया और इन 17 उद्योगों को सरकार के लिए आरक्षित किया गया। सरकार के लिए क्या किया गया? आरक्षित किया गया। याद रखिएगा, मतलब इस 17 जो लिस्ट थी, इस 17 के अंतर्गत जो जो उद्योग था, उन उद्योगों पर निजी क्षेत्र आ ही नहीं सकते। ये प्रावधान किया गया प्रथम श्रेणी में। 3 श्रेणी में डिवाइडेड। ये आसान है थोड़ा, क्योंकि तो इसमें आपको नाम नहीं रखना है, आपको ये क्रम याद रखना है। संख्या कितनी थी? तो प्रथम में 17 थी। द्वितीय में कितना रखा गया? 12 उद्योगों को रखा गया और इसको बोला गया कि यदि, इसको भी बोला गया क्या कि इस पर नियंत्रण सरकार का होगा। ऐसा नहीं, सेम चीज जो वहां पॉइंट बोला था, मैं क्या बोला था कि भाई नियंत्रण और स्थापना सरकार करेगी, निजी क्षेत्र चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन भविष्य में इसका क्या किया जाएगा? आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। इस पॉइंट को यहाँ पर बोला गया और लिस्ट स्पेशल बना दिया गया कि 12 उद्योग इसके कैटेगरी में है करके। याद आ रहा है? तो मैं क्या बोला इस उद्योग के बारे में कि उद्योगों को स्थापना और नियंत्रण किसका होगा? सरकार का। स्थापना और नियंत्रण सरकार का। यहाँ पर केवल सरकार के लिए आरक्षित लिख दिया, मतलब यहाँ पर निजी का कोई रोल ही नहीं है प्रथम कैटेगरी में। यहाँ पर निजी का रोल है। कैसे रोल है? तो बोला गया स्थापना और नियंत्रण तो सरकार कर लेगी, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यदि निजी क्षेत्र चाहे तो आ सकते हैं। निजी क्षेत्र चाहे तो आ सकते हैं, चाहे तो आ सकते हैं, आ सकते हैं, परंतु भविष्य में इनका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। राष्ट्रीयकरण मीन्स, मैं फिर बोल रहा हूं, सरकार क्या कर लेगी? अपना उसको ले लेगी, खरीद लेगी सरकार। राष्ट्रीयकरण क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है। थर्ड श्रेणी में अन्य उद्योगों को रखा गया।
अन्य उद्योगों को, इन 17 और 12 के अलावा जो बच गए अन्य उद्योगों को रखा गया और इसको निजी क्षेत्र के लिए दिया गया। बोला गया कि इसकी स्थापना निजी क्षेत्र कर सकती है। बात समझना, मैं फिर से क्या बोल रहा हूं, यहाँ पर प्रावधान में मैं क्या बोल रहा हूं, क्या किया गया, उद्योगों को 3 श्रेणियां निर्धारित कर दी गई। 3 श्रेणी। प्रथम क्रमांक में कितने उद्योग रखे गए? 17 उद्योगों के लिस्ट को रखा गया और बोला गया कि भाई इनकी स्थापना केवल और केवल सरकार ही करेगी, इनका संचालन सरकार करेगी, इस पर नियंत्रण भी सरकार का होगा। निजी क्षेत्र का इस प्रथम लिस्ट में कोई रोल नहीं है। मतलब एक लाइन में बोले तो सरकार के लिए आरक्षित। द्वितीय में क्या बोला गया? 12 उद्योगों का लिस्ट रखा गया। बोला गया कि स्थापना और नियंत्रण सरकार का होगा, पहल सरकार करेगी। निजी क्षेत्र चाहे तो इसमें आ सकते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में इसका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। मीन्स राष्ट्रीयकरण मीन्स क्या कि सरकार उसको खरीद लेगी, बोलेगी तुम्हारा कितने का उद्योग है बताओ, इतना पैसा, चलो पकड़ो अभी उद्योग हमारा हुआ। यही है राष्ट्रीयकरण। ठीक है। बाकी जो बच गए उद्योग उसको किसमें रखा गया? अन्य उद्योगों को थर्ड श्रेणी में रख दिया और इसमें निजी क्षेत्रों को आने का प्रावधान किया गया। कि इसमें क्या बोला गया उद्योगों को कि निजी क्षेत्र इसमें आ सकते हैं। तो पहला मैं क्या बोला कि एक प्रावधान कि उद्योगों की 3 श्रेणियां विभाजित की गई। दूसरा, निजी क्षेत्र के लिए, निजी क्षेत्रों के लिए 2 चीज लागू की गई। एक क्या किया गया? लाइसेंस प्रणाली, लाइसेंस प्रणाली, और दूसरा लिखा गया इंस्पेक्टर राज लागू किया गया। इंस्पेक्टर राज मीन्स इसका समझना बात, ये बहुत बड़ा मुद्दा था पहले। लाइसेंस प्रणाली तो समझ में आ रहा है कि भाई विदाउट लाइसेंस, सरकार से लाइसेंस लिए बिना आप कोई भी उद्योग की स्थापना नहीं कर सकते। निजी क्षेत्र के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया था और लाइसेंस लाइसेंस के बिना बोला गया कि आप कोई भी उद्योग की स्थापना नहीं कर सकते, आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा और ये प्रक्रिया बहुत जटिल थी। और दूसरी चीज इन्फेक्शन वाला इंस्पेक्टर राज इसको बोला गया, निगरानी करना। जब उनका मन करेगा हम आपकी निगरानी करने आएंगे, मतलब एकदम कठोर निगरानी करते रहेंगे। इसी को क्या बोला गया? इंस्पेक्टर राज। मतलब निजी क्षेत्रों के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखा गया। मतलब एक तो अर्थव्यवस्था में उनको आने ही नहीं दिया गया, संभावना कम किया कि आप नहीं आओगे अभी। ठीक। और दूसरी तरफ क्या, अगर आने भी दिया तो इन दोनों के माध्यम से उन पर कठोर नियंत्रण रखा। क्या मैं बोला? लाइसेंस प्रणाली और इंस्पेक्टर राज, याद रखिएगा इसी रीति के तहत ये किया गया। तो इंस्पेक्टर राज मीन्स क्या? सिंपल सा, जाकर क्या करना, उद्योगों की निगरानी करते रहना, बहुत ज्यादा उन पर टाइट क्या करना, उनको टाइट रखना हमेशा। तो ये तो कागज में था टाइट ना, ऐसे तो बात बात तो डिस्टर्बेंस था निजी उद्योगों के लिए। जब मन होता था अधिकारी का चले जाता था, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, चलो पैसा निकालो, ऐसा वैसा, बहुत ज्यादा लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, ये सब भरा पड़ा था देश में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की भूमिका बहुत ज्यादा थी, और जहां गवर्नमेंट होता है ना उत्पादन की प्रक्रिया में, वहां भ्रष्टाचार 200% है। 100% तो छोड़ो, 200%। ठीक है। तो बहुत ज्यादा, मतलब ये इस दोनों के माध्यम से क्या किया गया था, एकदम कंट्रोल करके रखा गया था निजी क्षेत्रों को। इसके अलावा क्या किया गया? कोटा सिस्टम भी लागू किया गया। तो पहला प्रावधान क्या किया गया? उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभाजित की गई। दूसरा प्रावधान क्या किया गया? निजी क्षेत्रों के लिए, मैं क्या बोला, निजी क्षेत्रों के लिए लाइसेंस प्रणाली और इंस्पेक्टर राज लागू किया गया इसी के तहत। और विदेशों से आने वाले वस्तुओं के लिए, विदेशों से आने वाली वस्तुओं के लिए, आने वाली वस्तुओं के लिए, तो इनके लिए क्या किया गया? कोटा सिस्टम। इनके लिए कोटा सिस्टम लागू किया गया, कोटा प्रणाली। कोटा सिस्टम मीन्स क्या? बोल दिया गया भाई 1 वर्ष में मारुति की केवल 10 कार ही आएगी देश में, उससे ज्यादा नहीं आने देंगे। एक लिमिटेशन तय कर दिया गया, लिमिट बना दिया गया कि इससे ज्यादा, सॉरी मैं मारुति नाम ले दिया, वो तो हमारे देश की है, बाहर की मान लो कोई भी कंपनी है, कोई भी विदेशी कंपनी हो, अगर उसका सामान हमारे देश में आ रहा है तो उसके लिए कोटा मतलब क्या? एक निश्चित लिमिट तय कर दिया गया। तो इसके माध्यम से क्या किया गया? विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया।
आ रहे हैं तो फिक्स इतना ही आएगा, सरकार ने जितना कोटा तय कर दिया उससे ज्यादा नहीं आएगा। और उस पर भी क्या किया गया था, उच्च आयात शुल्क वगैरह लगाया जाता था। तो इस फाइनली अगर देखा जाए तो मैं क्या बोला, इस उद्योग की अगर बात करें तो उद्देश्य के प्रावधान में तो इसका प्रावधान केवल क्या था, 3 चीज था। एक बोला गया 3 श्रेणी में विभाजित किया गया, गया लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस अनिवार्य किया गया। और दूसरा क्या किया गया, इसी में इंस्पेक्टर राज, इंस्पेक्टर राज को लागू किया गया। एंड थर्ड वन क्या किया गया, आयात वस्तुओं पर, विदेशों से जो आयात हो रहे थे इनके लिए कोटा सिस्टम लागू कर दिया गया। और यहाँ पर उसने क्या बोला, 17, 12 और अन्य। तो 17 में क्या बोल दिया गया, केवल सरकार। इसमें क्या बोला, सरकार तो है लेकिन निजी क्षेत्र आएंगी और इनका क्या किया जाएगा, राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं। बाकी अन्य जो बच गया इनको बोला कि ठीक है, आप इस पे आप निजी क्षेत्र उद्योग लगा सकते हो। निजी क्षेत्रों के लिए अनिवार्य लाइसेंस की प्रक्रिया लागू की गई, विदाउट लाइसेंस आप क्या नहीं कर सकते, उद्योग लगाओगे ही नहीं। दूसरी तरफ क्या, इंस्पेक्टर राज लागू किया गया। इसके माध्यम से इंस्पेक्टर राज किस लिए किया गया, निगरानी के लिए, टाइट निगरानी किया गया, अच्छा खासा निगरानी किया जाता था। और निगरानी के नाम पे हस्तक्षेप होता था अगर डायरेक्ट बोलूं तो। और लास्ट में क्या किया गया, आयातित जो वस्तु थी विदेशों से, इन पर क्या किया गया, कोटा लागू किया गया। इंस्पेक्टर देखो, निगरानी करना, उसकी निगरानी के लिए प्रावधान बना देना कि हम जब हमारा मन पड़ेगा या एक निश्चित टाइम पे हम क्या करेंगे, आपके उद्योग में आते रहेंगे देख रेख करने कि आप सही काम कर रहे हो या नहीं, जो हम नियम बनाए उसको लागू कर रहे हो या नहीं, या जैसा आपको जो आप बोले हो वो काम कर रहे हो या नहीं। ठीक है, इन्फेक्शन अगर इसको एक तरफ से देखा जाए तो जैसे बोलते हैं ना कि अधीक्षण करना, अधीक्षण करना तो निगरानी करना, निगरानी में अपने देख रेख में रखना। तो निजी क्षेत्रों के लिए इंस्पेक्टर राज के तहत, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, इसको आप अलग से अगर पॉइंट में लिखना चाहोगे तो, इंस्पेक्टर राज मीन्स इसका क्या, निजी उद्योगों की कड़ी निगरानी करना, टाइट निगरानी करना। एक वर्ड में अगर बोलूं तो ये बोल सकते हो, निगरानी करना। तो इस निगरानी करने के लिए एक शेड्यूल बना दिया जाएगा कि हम इस समय पर जब आएंगे आपकी निगरानी करेंगे कि आप सही से काम कर रहे हो या नहीं। तो इसके वजह से निजी क्षेत्र बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, है ना। एक तो आ ही नहीं रहे थे और आते थे, हम लोग भी क्या करते थे, अरे बाप रे इतना झमेला है करके ना छोड़ छोड़ के चले जाते थे, ऐसा टाइप से हो रहा था। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, इस 3 चीज को याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। क्या बोला मैं, 1956 की औद्योगिक नीति मस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भारत की प्रमुख औद्योगिक नीति, क्यों, क्योंकि यह प्रावधान 1991 तक इसी ढांचे से चलता रहा हमारा उद्योग। नेहरू महलनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। एक तरफ नेहरू प्रधानमंत्री थे, दूसरा महलनोबिस उस समय क्या थे, उनके मुख्य सलाहकार थे। और इन्हीं ने ही मॉडल सुझाया कि भारत में ऐसा ऐसा होना चाहिए, और इन्हीं की सिफारिश के आधार पर नेहरू जी ने इसको लागू किया था। इसलिए इसको नेहरू महलनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। कोई इंपॉर्टेंट पद पर भी थे महलनोबिस जी, हमको पद याद नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको नेहरू महलनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, और यह जो नीति थी यह क्या थी, समाजवादी रुझानों वाली। अब समाजवादी रुझानों वाली मीन्स आपको समझ गया ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि सरकार का ज्यादा भूमिका होता है। पढ़ा चुका हूँ पहले मैं समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पहला दूसरा क्लास ही यही था हमारा इकोनॉमिक्स का। तो बोला था जहां सरकार ही सरकार होता है, सब कुछ उत्पादन नियंत्रण सब कुछ सरकार का होता है, वहां समाजवादी। पूंजीवादी मीन्स क्या, जहां सरकार नहीं होता, सिर्फ मार्केट होता है, बिजनेसमैन होते हैं, बाजार होता है, ये क्या, पूंजीवादी। तो यहाँ पर निजी क्षेत्र की भूमिका दी गई लेकिन लिमिट में, बहुत कम, इसलिए इसको बोला गया क्या, समाजवादी रुझानों वाला। और इसके तहत अन्य क्या प्रावधान किया गया, उद्योगों की 3 श्रेणियां, निजी क्षेत्रों के लिए लाइसेंस और इंस्पेक्टर राज लागू किया गया। इनके माध्यम से निजी क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी की गई और उनको बहुत ही ज्यादा नियंत्रित रखा गया, नियंत्रण में रखा गया, ऐसा बोल सकते हैं। और साथ में क्या, विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर क्या किया गया, कोटा सिस्टम, कोटा प्रणाली लागू किया गया। ये बात क्लियर हुआ आप लोगों का।
यस सर रो, बताओ जी। नोट्स में वैसे सब लिखा है, ये सभी चीज आपको नोट्स में लिखा मिलेगा। हम जो ग्रुप में सेंड किए हैं इकोनॉमिक्स का नोट्स, उसमें सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है जो उसमें नहीं होगा। हो सकता है सब कुछ ना हो करके एक आध दो पॉइंट जो यहाँ से हम आपको बता दें, ऐसा हो सकता है। चलिए ठीक है, अब आता है हमारा, तो हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ लिया औद्योगिक नीति के तहत फर्स्ट को देख लिए और सेकंड को देख लिए। अब बचा क्या? 73, 77 और 80, इन तीनों को एक साथ देखते हैं क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें थोड़ा बहुत बात और कुछ है। तो नेक्स्ट हमारा जो औद्योगिक नीति आ रहा है वो आ रहा है 1973, 1977 और 1980 की औद्योगिक नीति। चलिए, अब ये क्या था? देखिए 1977 या 1973 और 1980, ठीक। 1973 की औद्योगिक नीति थी। इस औद्योगिक नीति में प्रथम बार क्या किया गया? पहली बार संयुक्त उपक्रम की अवधारणा लाई गई। पहली बार संयुक्त उपक्रम की अवधारणा लाई गई। संयुक्त उपक्रम की अवधारणा लाई गई, अर्थात निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ काम करेंगे। एक साथ काम करेंगे, इसको बोला गया संयुक्त उपक्रम। मतलब एक ऐसा उद्योग, ऐसे उद्योगों की स्थापना जिसको दोनों मिलकर स्टैब्लिश करेंगे। इससे पहले क्या हो रहा था? सरकार जिसको कर रही थी उसको सरकार ही कर रही थी, सरकार का अपना उद्योग होता था। निजी क्षेत्र को आना है तो अपना अलग स्टैब्लिश कर रही है और उस पर नियंत्रण किसका है? सरकार का है। निजी क्षेत्र, निजी उद्योग संचालन कर रही है लेकिन नियंत्रण किसका है? सरकार का है। बहुत ज्यादा नियंत्रण था, ठीक है, इंस्पेक्टर राज के माध्यम से और लाइसेंस प्रणाली के माध्यम से। लेकिन अब क्या बोला गया इसके तहत? संयुक्त उपक्रम। मतलब अब निजी और बोला गया कि इसके तहत कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिलकर किसी उद्योग की स्थापना कर सकती है। तो ऐसा पहला जो संयुक्त उपक्रम था, है ना, वो था आपका क्या? टाटा प्लस एयर इंडिया, याद रखिएगा। और टाटा यह भारत का पहला संयुक्त उपक्रम लिया, अब खरीद लिया, अब संयुक्त नहीं रहा है। पहले तो क्या किया था? टाटा और एयर इंडिया ये दोनों ने मिलकर क्या किया? उसको स्टार्ट किया। बाद में टाटा इससे क्या हो गई? पृथक हो गई। एयर इंडिया अपना चला रहा था, बाद में ये दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया, इसको बेच दिया गया। मतलब बेचने की नौबत आ गई। और जब बेचने की नौबत आई तो अगेन इसको फिर से किसने खरीद लिया? अब खरीद लिया टाटा ने। पहले दोनों मिलकर चालू किए थे। एयर इंडिया किसकी थी? गवर्नमेंट की थी। टाटा ये किसका था? प्राइवेट अपना था। तो इसी को बोला जा रहा है संयुक्त उपक्रम। तो भारत का पहला संयुक्त उपक्रम, याद रखिएगा इसको। ये बात समझ रहे हैं आप? मतलब 100% शेयर के साथ जो कंपनी चालू हुआ, उस 100% शेयर में सरकार की भी भूमिका थी और टाटा की भी भूमिका थी। दोनों ने मिलकर इसको लगाया, चालू किया एयर इंडिया को, ठीक है, ये विमानन सेवा को। बाद में क्या हुआ? टाटा इससे अलग हो गई, अपना शेयर बेच दी और निकल गई। क्या है कि सरकार बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रही थी ना, बिजनेसमैन को काम करने नहीं दे रही थी। सरकार क्या, गवर्नमेंट अधिकारी बोलो, बात बात पे पैसा दो पैसा दो पैसा दो, और लटका के रखते थे फाइल को, किसी काम को। काम जानते हो ना, बहुत लेट में होता है गवर्नमेंट सिस्टम में। इसको बोला जाता है लाल फीताशाही, रेड टैपिज्म बोला जाता है। बहुत देर हो जाता है कार्य करने में। जिस कार्य को प्राइवेट सेक्टर एक महीने में कंप्लीट कर दे, उस कार्य को वहां होने में सालों लग जाता है। तो बात समझ रहे हो? पहली बार संयुक्त उपक्रम की अवधारणा लाई गई, अर्थात निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ काम करेंगे, इस बात को इसमें बोला गया। और भारत का पहला ऐसा जो संयुक्त उपक्रम था वो कौन था? टाटा और एयर इंडिया का था। इसको याद रखिएगा।
1977 की जो औद्योगिक नीति थी, इसके तहत क्या किया गया, तो इसमें सूक्ष्म लघु एवं, जो कल हमें बताया था, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास की बात की गई। उद्योगों के विकास की बात की गई, विकास का प्रावधान किया गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। और साथ में क्या किया गया, ये पहला पॉइंट। और दूसरा, जिला स्तर पर जिला औद्योगिक केंद्र की स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। जिला स्तर पर जिला औद्योगिक केंद्र, तो जिला औद्योगिक केंद्र की स्थापना किस नीति के तहत, किस औद्योगिक नीति के तहत हुई, तो 1977 की औद्योगिक नीति के तहत। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जिला स्तर पर जिला औद्योगिक केंद्र की स्थापना, जिला औद्योगिक केंद्र की स्थापना का प्रावधान, केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो ये दोनों बहुत छोटा छोटा है, कुछ है नहीं। मैं क्या बोला, संयुक्त उपक्रम सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के विकास प्लस जिला स्तर पर जिला औद्योगिक केंद्र की स्थापना का। इसमें क्या किया गया, पिछली बातों को दोहराते हुए मतलब पिछली बात को दोहराते हुए, पिछली नीति में जो भी बात बोला गया था, तो उस पिछली बातों को दोहराते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, है ना, स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। इसमें प्रावधान किया गया था विकास का, और इसमें विकास के लिए क्या किया गया, विकास पर बल दिया गया, मतलब इन पर ज्यादा जोर दिया गया। यही आपका 73, 77 और 80 का मीन्स, कोई इसमें बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें फैक्ट के रूप में आप बस इतना याद रखिएगा, एक ये कि संयुक्त उपक्रम का प्रावधान किस औद्योगिक नीति में किया गया था, दूसरा जिला औद्योगिक केंद्र की स्थापना किस औद्योगिक नीति के तहत हुआ था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आया 1980 में भी है। तो अगर कभी ये पूछ दिया कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास का प्रावधान किस औद्योगिक नीति के तहत किया गया, तो 77। विकास पर बल कब दिया गया इनके, तब 80। जिला औद्योगिक केंद्र की स्थापना किस औद्योगिक नीति, तो 77। संयुक्त उपक्रम की अवधारणा कब लाई गई, तो किस औद्योगिक नीति के तहत लाई गई, संयुक्त उपक्रम की अवधारणा, तो किसके तहत लाई गई, 1973 के तहत लाई गई। ये आपका क्या हो गया, बात क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, मैं उसीलिए आपको बोला था स्टार्टिंग में ही कि हम अगर औद्योगिक नीति पढ़ेंगे तो इसमें जो हमारा मेजर औद्योगिक नीति है वो है 1991 का और 1956 का, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने इस तीनों को भी देख लिया। अब इन तीनों को देख लिए, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं कहाँ, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, एलपीजी का दौर। चलो।